से बाहर निकलते ही आपको एक सामने एक होर्डिंग नजर आती है जो इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। ये इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक होर्डिंग है जिसके ऊपर ये बताया गया है कि कितने मिलियन स्क्वायर फीट 1 मिलियन स्क्वायर फीट शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स की बिक्री चालू है। 1 मिलियन स्क्वायर फीट। ये होर्डिंग आपको क्रांति चौक के ऊपर भी मिलेगी, ऐसे बहुत सारे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि बहुत सारे लोग जो शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स लेना चाह रहे थे तो वो शिकायत कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि साहब हमको प्लॉट चाहिए वहाँ पर, और वहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है MIDC के। तो हमने एक मरतबा जाके है तो पूरा शेंद्रा का विजिट किए और वहाँ जाके देखने के बाद समझ में आया कि मतलब बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पे क्या वजह है कि अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। ये कितने करोड़ में जा सकता है, ये इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि शेंद्रा के अंदर, और ये कब से चला आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो शेंद्रा के अंदर 2006 में 110 हेक्टर जमीन, 110 हेक्टर, एकड़ नहीं, 110 हेक्टर जमीन जो है वो शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अलॉट की गई थी। किसको अलॉट की गई थी? तो अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया को अलॉट की गई थी। वहां पर उन्होंने ये बताए थे कि हम एक SEZ यहां पे लेके आ रहे हैं। SEZ काय का लेके आ रहे हैं? तो फार्मास्यूटिकल का हम एक SEZ लेके आ रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। 110 हेक्टर जमीन अपने नाम के ऊपर अलॉट करके लिए। कितने में जमीन मिली उनको? 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको जमीन मिली। बताए कि SEZ आने वाला है, हम इतने 1000 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है करके पूरे परमिशंस लेके आए। बाद में उन्होंने ये था कि 110 हेक्टर एक ही जगह के ऊपर नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 100 हेक्टर एक जगह के ऊपर, अब दूसरी जगह के ऊपर 10 हेक्टर उन्होंने ऐसा करवा लिया। 2007 के अंदर उनको परमिशन मिल गई SEZ स्टार्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने 2017 के अंदर, 2007 परमिशन मिल गई, 2017 के अंदर उन्होंने ये किए कि साहब वहां पे है तो 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है कि किसान हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो विरोध के चलते है तो हमारा डिफिकल्ट जा रहा है करके 30 एकड़ के ऊपर, 110 हेक्टर के अंदर से 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है करके गवर्नमेंट ने बोली ठीक है 30 एकड़ का जो है वो हम किसानों को वापस कर देते हैं। वो किसान लोग खेती, वो कोर्ट में भी गए, कोर्ट के अंदर उनको ऑर्डर मिला, वो 30 एकड़ किसानों को वापस कर दिए। 2017 के अंदर इन्होंने ये बोला कि मतलब हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए कितने सारे, इतने जो 2006 से लेकर 2008 तक के अंदर कितने सारे उद्योग मंत्रियां आए हुए हैं। इनका कहीं ना कहीं सबका है तो कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। अब आप 2006 के अंदर कौन थे, 2007 के अंदर, 2017 के अंदर कौन थे? तो 2017 के अंदर इन्होंने ये किया कि भाई पूरा SEZ हम कैंसिल कर रहे हैं करके। तो इन्होंने है तो किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनेज करे और बोले हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं करके। और वो SEZ अकेले सिर्फ इन्होंने नहीं किए, बहुत सारे ऐसे जो महाराष्ट्र के अंदर SEZ के नाम के ऊपर जमीनें 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए थे। बाद में है तो ये पूरे के पूरे 50% SEZ जो है वो कैंसिल कर दिए कि भाई ये SEZ नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने है तो जमीन तो ले लिए। MIDC का रूल बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आप एक छोटा इंडस्ट्री डालना है या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री डालना है,
एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर है तो आपने इतना कंप्लीशन कर लेना करके, वरना उसके बाद पेनल्टी लगती है। अब ओपन प्लॉट तो रख ही नहीं सकते, ये उनका एमआईडीसी का रूल ही है, नियम ही है। 2007 से लेकर 2017 तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई थी वहां पे। उसके बाद उन्होंने क्या किए कि ये अजंता प्रोजेक्ट्स नाम की इनकी जो कंपनी थी, मेसर्स अजंता प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, अब उसके नाम पे अलॉट हुआ था। अजंता फार्मा इन्हीं की कंपनी है, नाम बड़ा है, तो इन्होंने क्या किए कि अप्लाई किए कि साहब हमारे को हमारा नाम चेंज करने का है, और उन्होंने अपना नाम चेंज करवाए इंस्पिरा INSPIRA इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रैकेट के अंदर औरंगाबाद लिमिटेड, उन्होंने ये नाम चेंज करवा लिए। अब चेंज जब कराए उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि SEZ कैंसिल हो गया है, हम एक दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम वहां पे लेके आ रहे हैं करके। उसमें तो कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वो वहां पे लेके आ रहे थे? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं करके, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया। और उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनका ये, उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोले कि हम 80% जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 20% जो है वो हम उसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए हम यूज करेंगे करके। उसमें अब जो चेंज करना है उनको, लैंड का स्टेटस चेंज करने का है, तो वो स्टेटस चेंज करने के लिए MIDC के अंदर फिर से जाना पड़ता है कि आप SEZ की जगह पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है करके। तो वो मीटिंग हुई, और उस वक्त के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे सुभाष देसाई साहब, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग हुई, और उसके अंदर उनको ये अलॉट किया गया 2017 तक जो आदमी ने तो 1 इंच भी है तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसको और एडिशनल लैंड दे दी जाए करके। ये 2017 के अंदर क्यों किया गया कि जो लैंड इसकी आ रही थी वो लैंड के अंदर से समृद्धि हाईवे जा रहा था, तो समृद्धि हाईवे का कंपेंसेशन भी उसको मिले, उस हिसाब से ये लैंड को है तो फिर से है तो रीड्रॉ किया गया। और जो समृद्धि के अंदर जो लैंड जा रहा था वो लैंड का कंपेंसेशन भी उसको मिल सके, तो वो हिसाब से एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और वो एग्रीमेंट के अंदर ऐसा था कि 75% जो कंपेंसेशन आएगा वो 75% जो है वो इंस्पिरा को जाएगा, और 25% कंपेंसेशन जो है वो MIDC को मिलेगा। जमीन किसकी? जमीन MIDC की तब तक। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा बना दिया गया कि 75% जो भी आएगा उसके अंदर। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसका MIDC से पता करूं कि इसका कंपेंसेशन कितना आया है करके। तो वो डॉक्यूमेंट यहां पे बताया जाता है कि साहब बंबई में है, बंबई में बताया जाता है कि नहीं साहब हमारे पास नहीं है वो फाइल, वो तो औरंगाबाद के अंदर ही है करके। और वो करोड़ों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है करके रफली उन्होंने बताया है। लेकिन चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली ये बता नहीं सकता हूं उसमें। अब इसके बाद उन्होंने क्या किए है कि वहां पर उनको जो जमीन SEZ की जगह दूसरा प्रोजेक्ट के लिए आए हैं तो उसको माइग्रेशन फी देना पड़ता है। तो सुभाष देसाई साहब ने अपनी जो MIDC की कमेटी थी उनके साथ बैठ के 46 करोड़ रुपीस इनको देना था। तो 46 करोड़ को उन्होंने डिवाइड किए, हम तुमको 4 इंस्टॉलमेंट में तुम हमको पैसा दे सकते हैं करके, 11-11 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट दे देने का। उसमें अभी तक ये बंदे ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए भरा है, बाकी के पैसे नहीं भरा है। GST आज छोटी सी चीज के लिए है तो लागू है, छोटी से छोटी चीज के लिए। तो उसने सरकार को पत्र लिखा और बोला कि साहब मैं GST नहीं भरूंगा करके। उन्होंने बोले ठीक है GST में आप मत भरिएगा करके। उसमें जो टोटली मतलब अगर आप छोटा सा भी अगर प्लॉट लेंगे तो आपको GST इसके अंदर ऐड करना है। MIDC है तो आपको 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए भी है तो GST इंक्लूड करके देता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये साहब ने वहां पर है तो प्लॉटिंग करना शुरू किया, लैंड MIDC की, और वहां पर इन्होंने पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगाए हैं। जो जमीन
जो जमीन उन्होंने 100 रुपये स्क्वायर फीट से लिए थे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, अब वहां पर मैं आते आते अभी क्रांति चौक के ऊपर से भी मतलब वो होर्डिंग का एक फोटो लेके आया है, आप भी ले सकते हैं, लगा तो मैं भी आपको, ये फोटो है क्रांति चौक के ऊपर लगी हुई है। एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर आने के बाद ये होर्डिंग लगी हुई है, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा बोल के उन्होंने, और क्या लिखे है उसके ऊपर, 1 मिलियन स्क्वायर फीट सोल्ड। 1 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी बेच चुके हैं करके उन्होंने लिखे हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल एट शेंद्रा विद गवर्नमेंट बेनिफिट्स, अप्रूव्ड मास्टर प्लान, यानी कि मास्टर प्लान जो बनाया है वो कितने का है, 232 एकड़, 200। आता वंचित कोणाच्या सोबत आहे मला माहित नाही, म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या ना, म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या। देखिए एक बात ईमानदारी से की 2014ला कोणालाही माहित नाही होतं की इम्तियाज जलील इथे येणार, निवडणूक लढणार आणि ते जिंकणार। 2019 मध्ये अनेक मोठे मोठे दिग्गजांनी सांगितलं होतं की शक्यच नाही या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला कोणी पाडू शकेल, हे खरी परिस्थिती होती, सगळ्यांना माहित होतं। तरी सुद्धा नाही, मला तर मी भांडण करून, मी फाईट करून हे तिकीट आणलं होतं। आपल्यालाही माहित असेल त्यावेळी माझ्या पार्टीचे सगळे लोक विरोधात होते की नाही, आपण या इथून आपण खासदारकीला निवडून येऊ शकत नाही। हा आपल्याला माहित असेल, लोकसत्ता प्रामाणिकपणे खरं सांगतो असं म्हणाले होते, पण तुम्हाला वाटलं होतं का की मी जर तिकीट मिळालं तर निवडून येऊ शकतो, असं वाटलं होतं? नाही, बघा काय आहे की नाही, तसाही आमच्यावर आरोप की भाजप का मदत करणे का, तर त्यावेळी समजा मी पराभव झालं असतं तर आयुष्यभर माझ्यावर हे ठपका लागलं असतं की हे जिंकणारच नाही होते, उगीच उभे राहिले होते। मग एका मुस्लिम लीडरने तर सांगितलं होतं का माझ्या समोर डील झाली होती, असं काय करतो तुम्ही, तर हे असं सांगणारे खूप सारे लोक होते। पण मला प्रामाणिकपणे माहित होतं की नाही, यावेळी आपण जिंकून येणार म्हणजे येणार, म्हणून मग मी माझं सगळं करिअर दावला टाकलं होतं। त्यावेळेस जसं वाटलं होतं की 100% निवडून येणार, यावेळेस काय वाटतं? 200%। त्यावेळी जे आहे ना, माझा विश्वास जे होता ना ते 100% होतं, यावेळी 200% आहे, वाढला। मुंबईला मला नाही, मुंबईच्या बाबतीत मी प्रामाणिकपणे माझा एक हे मत व्यक्त केलं होतं की मुंबई सारख्या इतक्या मोठ्या ठिकाणी आज जे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, एका काळात मुंबईमध्ये चांगले मुस्लिम लीडर्स होते जे मुस्लिम इश्यूज घेत होते। आता काय झालेलं आहे की अर्धे मुस्लिम लीडर्स जे आहे ना ते इनडायरेक्टली भाजप सोबत गेले, म्हणजे ते डायरेक्टली सांगता येत नाही, कारण नाही साहब हम तो इनके साथ गए, अजित दादा के साथ गए, हम तो इनके साथ गए है करके ते सांगून इनडायरेक्टली भाजप सोबत गेले, आणि अर्धे जे राहिलेले आहे ते उद्धव साहेबकडे गेलेले आहे। मग जेव्हा ते कोणता ते बुलडोजर टाकण्यात आलं होतं मीरा रोडच्या, त्यावेळी कोणीही बोलायला तयार नाही होते, कारण कुणाला, सगळ्यांना माहित होतं की आपण इधर से उद्धव ठाकरे को नाराज नहीं कर सकते, उधर से भाजप वालों को नाराज नहीं कर सकते। तर एक मला असं वाटलं की एक खूप मोठा वॅक्यूम झालेला आहे मुंबई सारख्या ठिकाणी, आणि मुंबईची लिडरशिप म्हणजे महाराष्ट्राची लिडरशिप आपण समजू शकेल। पण तिथे आज जी परिस्थिती आहे, मी सांगितलं ओवैसी साहेबांना की साहेब माझी प्रामाणिक इच्छा आहे की मला तिथे जाऊन, आणि हे मी गॅरंटी नाही सांगू शकेल, ज्या प्रकारे मी औरंगाबादच्या बाबतीत तुम्हाला हे सांगतो की मी 200% निवडून येणार, मुंबईच्या बाबतीत मी हे सांगणार नाही होतं, पण मी नक्की एक प्रयत्न करणार होतो, एक कोशिश करके देखना चाह रहे थे हम कि हम वहां पे है तो हम हमारा झंडा गाड़ सकते हैं क्या करके। परवानगी दिली दोन्ही ठिकाणी लढवण्यासाठी? नाही, मी इतकं मोदी सारखं मोठं झालं नाही साहेब, 2-2 ठिकाणी, मी एका ठिकाणी
कितनी सीट आप लोग लड़ाने वाले एमआईएम से? देखिए, हमारा, मैं जैसा बताया हूं कि बम्बई में ओवैसी साहब आने वाले हैं और मुंबई में मीटिंग करके हम डिसाइड करने वाले हैं। मुंबई मंडे तक है तो आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम तकरीबन कितनी आप लोग? नहीं, अभी तो वाजिद साहब, अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर हमने कभी लड़ने का सोचे नहीं थे कि लोकसभा आप लड़ेंगे करके, वहां की सिचुएशन और परिस्थितियां ऐसी बदल चुकी है कि हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं, वहां पे क्यों नहीं हम लड़ सकते हैं करके। तो ऐसे जितने भी अभी फिलहाल जो यहाँ से कूद रहे हैं, रात में एक पार्टी में रहते, सुबह नींद में से उठे उठे तक पता चलता है कि उन्हें दूसरी पार्टी में चले गया है करके, तो लोग भी है तो बहुत ऊब चुके हैं। ये बात भी है तो आप एक समझ लेना चाहिए कि लोग है तो हर राजनीतिक पार्टी से इतना ऊब चुके हैं, और मुझे इस बात का बहुत डर सता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज इस बार सबसे कम रहने वाला है। उसकी वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि यार मैं किस पे भरोसा करूं, किसको वोट डालूं मैं, जिसको डाल रहा है उन्हें पैसा ले रहा है, जाके दूसरी पार्टी के अंदर बैठ जा रहा है। तर काही नीती मूल्य राहिलेली नाही आहे। म्हणून म्हणजे एक हे सरकारवर आणि लोकांवर एक खूप मोठा एक चॅलेंज असणार आहे की आपण वोटिंग पर्सेंटेज कसा वाढवता येईल करके। ठीक है सर। क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और शिवपति पानी के लिए मोदी के खिलाफ विशाल जनमत तैयार कर सकते हैं? देखिए, अगर मैदान में उतरेंगे, सिंपैथी का नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी मैदान के अंदर उतरेगा, जो भी है तो मेहनत करेगा। देखिए, मैं अगर मेरे बारे में अगर बात करूं, मैं अगर 5 साल अगर लोगों के बीच में रहता नहीं था, आज 5 साल से लगातार मेरे ऑफिस के ऊपर मैं जनता दरबार भराता हूं डेली, तो मेरे को चिंता नहीं है इस बात की कि यार मैं लोग मेरे को वो पूछेंगे कि साहब तुम तो 5 साल के बाद नजर आ रहे थे हमारे को करके। उसमें अगर जो जमीन के ऊपर रहेगा तो लोग यकीनन है तो उसको जो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो लोग साथ देंगे उसमें। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर इंडिया अलायंस में शामिल हो गए हैं। इसका 2000 चुनाव पर क्या असर होगा? नहीं, आप सिर्फ है तो बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों ले रहे हैं कि बाला साहब ने ये बोला था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे करके। कांग्रेस ने हमेशा ये बोली थी कि नहीं हम तो मतलब शिवसेना है तो जातिवादी पार्टी है करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तो हमेशा बोली थी, और इससे बढ़कर क्या चाहिए कि मोदी जी ने खुद देश को बताए थे कि एनसीपी के बारे में नॅचरली करप्ट पार्टी हे मतलब इतकं चांगलं स्लोगन कोणी दिलं देशामध्ये। एनसीपीच्या बाबतीत हे सांगणारे देशाचे व्हेरी क्लीन इमेजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं की नॅचरली करप्ट पार्टी आहे एनसीपी, आणि त्याच्यासोबत गठबंधन केलं ना, म्हणजे आज कोणत्याही पक्ष असू द्या, कोणालाही किसी का अंदर भी कोई भी राजनीतिक जो वैल्यूज होने चाहिए वो है नहीं इसमें। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में चुनावी जीत की संभावना है, मजबूत इसलिए कमजोर महाविकास आघाड़ी की और इंडिया अलायंस कितनी भी चुनौतियां कर रहे हैं। देखिए, मैं जैसा ये कहा है, हर कोई दावा करेगा कि हम जीत रहे हैं करके। मोदी जी तो 400 के ऊपर चले गए। मैं तो मोदी जी को ये कर रहा हूं कि साहब क्यों 400 पे आप 543 सीट्स के ऊपर आप जीत जाइए और देश के अंदर विपक्ष खत्म ही कर दीजिएगा। ड्राइंग रूम में बैठना मोदी जी, अमित शाह साहब और बोलना की आज हमने ये देश का कानून बना दिए है करके। तसंही लोकशाही संपलेली आहे, त्यांची दादागिरी आणि हुकुमशाही देशावर लादण्यात आलेली आहे। आता राहिलं काय, 400 कशाला? स्वप्न बघायचं तर पूर्ण स्वप्न बघा ना कि हम पूरे के पूरे सीटें हम जीतने वाले हैं, विपक्ष को तो हम अंदर आने भी नहीं देंगे करके। अजंता प्रोजेक्ट्स लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर, मला मजा देखिए मेरे लिए है तो ये मायने नहीं रखता है कि वो उसका मालिक कौन है करके। उसमें मैं कंपनी शायद विजय अग्रवाल नाही आता अजंता त्याच्यामध्ये मी काय त्यांनी स्पष्ट लिहिलेले आहे की अजंता इन्फ्रास्ट्रक्चर अजंता अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड हे या नावाने सगळं जे चेंजेस होते, मतलब मैं अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट्स अगर दूं तो आपको हैरानी होंगे कि मतलब इतना ब्लेटेंट कि पूरा वेव ऑफ कर डालो, जीएसटी वेव ऑफ कर डालो,
तुमको इंस्टॉलमेंट में देने का है तो 2007 से इंस्टॉलमेंट के अंदर 44 करोड़ तुमको देंगे क्या? कोई अगर जेन्युइनली अगर किसी को एक छोटी सी इंडस्ट्री डालने का है, एमएसएमई वालों को बोलिएगा या एसएमई वालों को बोलिएगा, तो तुम्हारे को ये सब प्रोविजन देंगे क्या कि साहब मैं जीएसटी नहीं भरना चाह रहा हूं, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है मत दीजिएगा करके. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की ज्या प्रकारे हे सगळं इतना ब्लेटेंट किया गया था. और मैं अगर समझ लीजिएगा, मैं आपको इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि चिकलठाणा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अगर किसी ने बेचा है तो माझ्या व्यक्तिगत काही नाही आहे, पण सुभाष देसाईचं नाव सहित मी सांगितलं होतं की सुभाष देसाईने कमीत कमी या शहरातून 1000 कोटी रुपये 1000 कोटी, आणि त्यांचे कोण कोण दलाल होते मला सगळं माहित आहे, कोणकोणते बिल्डर हे दलाली करत होते. आज तुम्ही चिकलठाण्याला जाऊन बघू शकता की काय झालेलं आहे. इंडस्ट्री संपलेली आहे तिथे, सगळं कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल. आणि त्यावेळी जेव्हा मी हे आरोप केलं होतं तर सुभाष देसाई साहेबांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं की मी इम्तियाज जलीलवर आबरू नुकसानीचा दावा ठोकेन. त्याच्यानंतर 3दा मी ट्विट केलं होतं की देसाई साहेब मी वाट बघत आहे तुमच्या नोटीसची. मी स्वतः ट्विट केलं होतं. हर 3-4 दिवसानंतर मी त्यांना ट्विट करायचं, त्यांना त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आणि त्यांना सांगायचं की साहेब मी तुमची वाट बघत आहे करके. आणि याच्यामध्येही हे निर्णय घेताना तुम्ही होते, पोटे साहेब होते हे जेव्हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो मेरा देखिए, अगर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अगर नहीं डेवलप अगर होगा तो हमारा रोजगार कहां पे आने वाला है. टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी, आप अगर यहाँ पर शेंद्रा के अंदर नहीं लाना चाह रहे हैं और आप उनको जबरदस्ती लादना चाह रहे हैं कि साहब जाइए आप बिडकिन के अंदर जाके ये करिए, नहीं इंटरेस्टेड है उनका. उनको ये चाहिएगा कि साहब हम एयरपोर्ट से उतरेंगे, हमारे को तो शेंद्रा है तो कन्व्हिनियंट होता है तो वहां पे ये करायचे. आणि त्याच्या बाबतीत दुर्दैव मला हे वाटतं की इंडस्ट्रीज असोसिएशन इतकी मोठी बॉडीज असून सुद्धा तुम्ही कशाला गप्प बसलेले आहे. हे माझं काम थोडी आहे, हे तुमची जबाबदारी आहे ना. एमएसएमई ची इतकी मोठी एक संघटना आहे, बॉडी आहे, ते का गप्प बसलेले आहे. इथं ब्लेटेंट असं हे चाललेलं आहे. सीएमआय नावाची एक मोठी बॉडी आहे, ते का ओपनली येत नाही की साहेब आमचा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट थांबलेला आहे या अशा प्रकारच्या भानगडीमुळे. मेरे सामने सिर्फ ये है कि कितनी मर्तबा हम अदालत के अंदर जाएंगे और ये सब चीजें निकाल के लेके आएंगे और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार के ही अगर डाकुआ अगर है तो ये सब इस तक कर रहे हैं तो मैं जाऊं किसके पास. आता मला स्पष्टपणे सांगतो की जेव्हा मी हे मुद्दा उपस्थित केला होता लास्ट टाइमला, तर काही दिवसानंतर तेच मुद्दा ते अतुल भातखळकर जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते, विधानसभेचा अधिवेशन सुरू होता तर त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेसला सांगितलं की असा असा हे कारभार झालेला आहे आणि सुभाष देसाईने आणि त्याच्या मुलांनी हे केला. मग त्याच्या 8 दिवसानंतर सुभाष देसाई साहेबांचा मुलगा कुठे गेला? नाही, भाजपमध्ये नाही गेला, ते एकनाथ शिंदे साहेबांकडे. आणि त्याच्यानंतर ते पण गप्प बसले. म्हणजे आपने खुद मीडिया के सामने बोले कि साहब इसने है तो ये चोरी किया है करके, वो चले गया एकनाथ शिंदे साहब के पास जाके है तो साथ में मिल गया है तो खत्म आपका पूरा मामला. हा जो SEZ घोटाळा है किती का असू शकेल टोटल? सर हमने देखिए, मेरा मोटा दिमाग जितना चल रहा था, हमने सिर्फ है तो जो 1 मिलियन स्क्वायर फीट उसने बोला है कि भाई हमने बेच दिए है करके, और उसने खुद में है तो अपने एडवर्टाइज उसके अंदर रेट लगाया है उसमें. वो एड आप छाप दीजिएगा उसके अंदर, तो 1 मिलियन स्क्वायर फीट का है तो 70 करोड़ रुपये तो वैसे भी उसने कमा लिया है करके. 230 एकड़ का होता है, 230 नहीं. अभी तो हम भाई साहब, अभी फिलहाल क्या है कि मुझे जानकारी उस वक्त मिली होती कि लैंड ओनर MIDC है. इन्होंने इसके अंदर क्लॉज लिखे हैं कि MIDC ला तुम्हाला काही सांगण्याची आवश्यकता नहीं है, तुम सब बेचने बिचाने के बाद है तो MIDC को सिर्फ इन्फॉर्म कर देने का कि हमने इतनी जमीन है तो हमारी ये कर दिए है करके. MIDC ची कोणतीही परमिशन नाही. आता इन्स्पिराला मी खूप प्रयत्न केले, हमने फोन लगवाया उनको कि साहब कितने में मिलेगी जमीन. तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ कंपन्सेशन का फिगर अभी MIDC वालों ने बताना चाहिए की साहेब ते इन्स्पिरामध्ये जे जागा गेलेली आहे कंपन्सेशन किती आला होता. तुम्ही एका लोकप्रतिनिधीला याच्या
उत्तर देत नाही. आता विधानसभाच्या अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये उचलायला पाहिजे होतं. आणि सगळीकडे पूर्ण शहरामध्ये असे होर्डिंग्स त्यांनी लावलेले आहे, रेसिडेंशियल और कमर्शियल. उन्होंने लिख के दिया है, एक तरफ ये लिख के दिया है कि साहब हम तो जमीन दे डाल रहे हैं, वो इंडस्ट्री के लिए ही इस्तेमाल होगी, और दूसरी तरफ ये लिख के दे रहे हैं कि साहब ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इसको हम कमर्शियल के लिए नहीं बेच रहे हैं और ना हम इसको रेसिडेंशियल के लिए बेच रहे हैं करके. उसमें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गिरी पड़ी हालत के अंदर, मतलब हमने एक रफली एस्टिमेट किए हैं कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट इनटू अगर हमने 700 रुपये कम से कम भी अगर करते हैं तो वो 70 करोड़ रुपये जा रहा है जो ऑलरेडी बेच चुके हैं उसमें. और 1 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि कुछ हेक्टर जमीन इसके अंदर गई है, बाकी का जो है वो अभी भी है. समृद्धि का जब उन्हें इंडस्ट्री ही नहीं चालू करा है तो समृद्धि का कंपनसेशन उसको 75% दिया जाए, ये एग्रीमेंट के अंदर है. 75% कितना है कंपनसेशन? आप एक प्लॉट ले लीजिएगा उसमें एमआईडीसी से या किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मैंने है तो 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एमआईडीसी से लिया हूं, तो नियम यह कहता है 2019 के बाद का एमआईडीसी का नियम यह कहता है कि 2 साल के अंदर कम से कम 40% कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए करके. 40%. 2019 से पहले का अलग कानून था, 2019 के अंदर उन्होंने एक नया कानून लेके आए हैं और उस हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि 2 साल तुमने प्लॉट जिस दिन तुम्हारे को अलॉट हो गया उसके 2 साल के अंदर 40%. आज तक एक सादी ईंट तक वहां पे डाली नहीं गई है उनके प्रोजेक्ट की. और ऐसा इसी औरंगाबाद के अंदर और एक एसीजेड है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा ही बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है. उसका पेपर्स ही नहीं मिल रहे हैं. यहाँ के अधिकारी बोल दे रहे हैं कि साहब वो फाइल बंबई गई है, बंबई वाले बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास फाइल तो आई नहीं है, आप यहीं पे चेक करवाइएगा करके. अब अगर ये मामले अगर ऐसे रहे तो क्या हमने कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाके ये बताना? आपने खुद ने देखे हैं परसों के दिन क्या हुआ है करके. 2 बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ मैंने एक स्टोरी देखा है कि एक लैंड का कन्वर्जन कैसा कर दिया गया है. इतना सा लैंड है, इसके मुकाबले में अगर देखा जाए हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया. आपके डॉक्टर करार साहब का और पालक मंत्री साहब का दोनों ने लेटर दिए कि भैया इसका स्टेटस चेंज कर डालो. उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये जमीन इतनी सी है जिसको हाई कोर्ट ने ये किया है. ये तो साहब किसानों के साथ चीटिंग है. ये तो हमारे पूरे जितने रीजन के अंदर लोग हैं, मत एमएसएमई वाले अपनी जमीन मांग रहे हैं, छोटे छोटे जो एमएसएमई का प्रोजेक्ट कर रहे हैं. मी डायरेक्टली एमआयडीसी कडून का जमीन घेऊ शकत नाही? हे कोण बीच में दलाल तुम्ही आणलेले आहे? इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इन्स्पिरा नावाची कंपनी, अगरवाल नावाचे कोणते अजंता फार्मा जे कंपनी आहे त्यांचे मालक आहे. म्हणजे ते डिटेल्स मध्ये जेव्हा आले ना की पत्र व्यवहारामध्ये तर ते अगरवाल नावाचे जे हे आहे मोठा माणूस आहे ते, तर त्याच्या नावाने हे अगरवाल ते एमडी आहे. पूर्ण नाव नाही, इन्स्पिराचं जे मालक आहे ना त्यांच्या वतीने नाही का त्यांचं एक हे साईन करायला त्यांनी एक अपॉइंट केलेले आहे. मी सांगतो ना सभा 5 तारखेला संभाजीनगरला पार पडते. Very good. कारणासाठी सांस्कृतिक मंडळावरती ती सभा घेऊन असं पोलिसांचं म्हणणं होतं. मात्र भागवत कराड यांच्या आग्रहाखातर ती सभा तिथंच पार पडते आणि प्रचाराची सभा असलेली काय भूमिका आहे? कुठे होणार त्यांची सभा? अरे इतकंसा आहे, इतकासा ग्राउंड आहे उसमें. अमित शाह सारखा इतका मोठा नेता येत आहे उसमें. तिथे तर इम्तियाज जलील गेला तर ते ग्राउंड फुल होतं. असं काय करतो तुम्ही? अरे देशाचे नंबर 2 चे नेते आहे,
तुम्ही मोठा ग्राउंड घ्या ना उसके ना, इतक्या ग्राउंड तर इम्तियाज जलील स्वतः भरून टाकेल. तुमच्या इतकं मोठ्या नेत्याला इतक्या छोट्या ग्राउंड मध्ये तुम्ही हे करणार असेल तर तुम्हालाही काय कुठेतरी भीती वाटतं की ते ऐकायला लोक येतील का आजच्या परिस्थितीमध्ये. मग घ्या ना, मोठा ग्राउंड का घेत नाही. तुम्हाला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी आणि भाजपचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सभा आहे. तर कोण आहे पहिले निवडणूक, कॅन्डिडेट कोण आहे. मी तर नवीन नवीन होर्डिंग्स बघत आहे का बाबा माहीत. आता इतके सारे नवीन नवीन दुले तैयार होणार है मार्केटमध्ये. तो आइए साहब, इलेक्शन में है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, पहले डिक्लेअर तो करो कि किसके हिस्से में जाने वाली है करके. पार्टी कुणाची असणार आहे कॅन्डिडेट नंतर. आम्ही तुम्ही पार्टी तर ठरवा की भाजपला मिळणार का. आजच पेपरमध्ये बघितलं मी, ते एकनाथ शिंदे साहेबांचे नेते म्हणतात की नाही हमारे पास ही रहने वाली है. दूसरा बोल हमने तैयारी भी शुरू कर दी है. असं असतं का. सोमवारी आमची मीटिंग आहे. सोमवारी मीटिंग आहे मुंबईला. तिथे ओवेसी साहेब येणार आहे, मी पण जाणार आहे आणि त्या दिवशी आम्ही ठरवणार आहे की काय कुठे. जो भी परंतु सध्या इन्फ्रा जी विकते ते इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी विकते ना, पर्पज कुठे चेक करा. त्यामुळे काही पर्सेंट कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल पण आहे. 80-20 केलं नाही. हा, आणि त्यांनी काय सांगितलेले आहे की सबमिटेड दॅट द लँड इन क्वेश्चन इज एन इंडस्ट्रियल प्लॉट मेंट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज अँड नॉट रेसिडेन्शियल और कमर्शियल. ऍक्च्युअल काय फक्त इंडस्ट्रीसाठी. त्यांनी मी आजच हे पेपर माझ्याकडे आलेला आहे. त्यांचे सेक्रेटरी आहे डॉक्टर वसंत प्रभू. त्यांच्या सह्याने हे पत्र आहे कि साहब वो हमारी मीटिंग के लिए भी नहीं आ रहे हैं करके. उन्होंने क्लियर लिखा है द प्रमोटर रिमेन्ड एब्सेंट इवन दो द नोटिस ऑफ हियरिंग एंड द लिंक फॉर द हियरिंग वॉज ड्यूली सर्व्ड अपॉन द प्रमोटर. कशाला बोलवतं मला. तुझ्या सगळ्या मंत्र्यांना मी पैसे दिलेले, तुझे सगळे अधिकारियों पैसे दिले, आता तू कौन मला बोलाएगा. तो ये डॉक्टर प्रभु ने है तो लिख के दिए है कि उसको बार बार बुलाने के ऊपर भी वो आ नहीं रहा है करके उसमें इंस्पिरा. नाही, आता काय आहे की 2006 पासून आज 2024 आहे. एक 2017ला आजपर्यंत त्यांनी एक साधी ईट टाकली नाही. नियम काय म्हणतो, 2019चा नियम आहे ना, 2019चाही नियम आपण धरलं तर 2021 पर्यंत कमस कम 40% कन्स्ट्रक्शन त्यांनी करायला पाहिजे होतं. मेधा पाटकरनी त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन केलं होतं. यही जमीन के ऊपर है तो मेधा पाटकर आई थी और मेधा पाटकर के डर की वजह से है तो इनको है तो ये पूरा है तो निकाल के देना पड़ा. लेकिन उस वक्त का मामला ठीक है, किसानों ने आंदोलन किया कि भैया हम नहीं. तुमने 2020 के अंदर नए एग्रीमेंट्स किए उसको कि नहीं हम तुमको और जगह दे रहे हैं करके. उसमें ये देखिए 2 सितंबर 2022 को एकड़ का अप्रूव मास्टर प्लान बनाया गया है. एक प्लॉट की साइज है 4200 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट एक प्लॉट की. और एक प्लॉट की कीमत पर स्क्वायर फीट क्या है, प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699 रुपीज स्क्वायर फीट, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट से है तो इसका हम ऑनवर्ड्स है. यानी कि जो जमीन तुमने इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए SEZ डेवलप करने के लिए यहाँ के किसानों की जमीन तुमने ली है, ये बोलकर कि हमको इंडस्ट्री यहां पे लेके आने का है, वहां पर तुम है तो आज 700 रुपये स्क्वायर फीट से आपको उनका एग्रीमेंट अगर पढ़ेंगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर पहला ऐसा ये है कि अगर आपको वहां पे 4200 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेने का है तो उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्लॉज डाले हैं कि इंस्पिरा अगर बेचना चाह रहा है किसी को
तो एमआईडीसी को बताने की जरूरत नहीं है, एमआईडीसी को किसी को कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट है तो इंस्पिरा आपको है तो रजिस्ट्री करके दे देगा। लेकिन अगर ले लिए वो प्लॉट, आप उसके मालिक हो गए, और अगर आप दोबारा किसी को बेचना चाहे तो आपको एमआईडीसी के पास जाना पड़ेगा। यानी कि इंस्पिरा आपको बेच सकता है बगैर किसी झिझक के, एमआईडीसी को इन्फॉर्म भी नहीं करने का है। उसके अंदर उन्होंने एक करेले है, यानी फक्त एमआईडीसीला इन्फॉर्म करायचं। मैंने एमआईडीसी से पूछा कि कितने 1 मिलियन स्क्वायर फीट तो बिक चुका है, आप बताइए डॉक्यूमेंट्स कितने प्लॉट्स गए हैं, किस किस को गए हैं करके। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास एक भी प्लॉट की जानकारी नहीं आई है, कोई भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने प्लॉट्स उन्होंने बेचे हैं। हमको भी ये होर्डिंग से पता चल रहा है कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट 700 रुपए के हिसाब से। अब 1 मिलियन स्क्वायर फीट, मेरा गणित तो इतना अच्छा नहीं है, अब आप उसको 700 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए जो ऑलरेडी बिक चुका है करके उसमें। और ये सिर्फ 232 एकड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें, जिसका 232 ये उनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने जो होर्डिंग्स लगाए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं उसमें। अब सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जो मैं चाहूंगा कि आपने तो इसको, ये एक फ्रॉड तो ठीक है, ये फ्रॉड हो गया है, लेकिन हमारे पास आपको याद होगा कि एथर नाम की कंपनी यहां पर आने वाली थी और उसका खूब गाजा बाजा किया गया था। एथर की जो स्कूटर आती है उसके लिए खूब गाजा बाजा किया गया था, उसका पूरा क्रेडिट है तो लेने के लिए। तो उस वक्त 30 नवंबर 2022 को एक मीटिंग हुई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, यहाँ के सीएमआई की और एथर के पूरे जितने भी बड़े ये थे, उनको औरंगाबाद पसंद आ गया था। उनको जमीन चाहिए था कितनी, 860 नहीं, उन्होंने 860 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था, 860 करोड़ रुपए, और उनको जमीन चाहिए थी शेंद्रा के अंदर। तब उनको यह बोला गया है कि शेंद्रा के अंदर हमारे पास जमीन है ही नहीं, आप कहीं दूसरी जगह जाए। अभी पिछले 1 महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूं आपको, टोयोटा कंपनी के बड़े अधिकारी यहां पर विजिट करने के लिए आए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो। उसके अलावा इको लैब नाम की एक कंपनी है, इको लैब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पे करना चाह रही, लेकिन उनकी कंडीशन थी कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो। और ये उठे सुठे लेके जा रहे हैं और लेके जाके है तो इनको बिड़किन के अंदर बोल रहे हम यहां पे नहीं दे सकते, आप बिड़किन के अंदर ये करो करके। बिड़किन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने सिर्फ 1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह ऑलरेडी बेच चुके हैं, आपने लिए 100 रुपए के हिसाब से, जितनी कीमत आपकी खरीदने के लिए गई उससे ज्यादा पैसा आपने समृद्धि के अंदर जो रोड गई है उसके अंदर आपने कमा लिए है। अब ये जितना भी है ये पूरा है तो इनका प्रॉफिट है। और इसके अंदर मेरा साफ तरीके से आरोप है कि उस वक्त के जो भी ये जो डिसीजन लिया गया है, ये मीटिंग का जो है इसके अंदर मिनट्स है कि कौन कौन से अधिकारी इसके अंदर मौजूद थे, और मिनिस्टर उस वक्त जो थे वो आपके सुभाष देसाई साहब थे। और उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि इनको अलाउड कर दिया जाए कि ये एमआईडीसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो मीटिंग ली गई थी वो मीटिंग के अंदर थे सुभाष देसाई मंत्री, प्रवीण रामचंद्र पोटे पाटिल राज्य मंत्री, सुनील पोरवाल अपर मुख्य सचिव, शिवाजी दौंड महाव्यवस्थापक लघु उद्योग विकास महामंडल, संजय सेठी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी MIDC और बाकी उनके MIDC के जितने भी दूसरे अधिकारी हैं, ये सब लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इंस्पिरा को प्लॉटिंग करके बेचने की अनुमति दे दी जाए करके उसमें। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे पास इंडस्ट्री के लिए लोग मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप कितना भी कुछ भी कर ले, शेंद्रा जैसा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन जो बना है वो हमारे पास बना है, और हम ये दावा कर रहे थे कि साहब सबसे बड़ा लैंड बैंक जो है वो हमारे पास है। और उसके बावजूद भी अब अगर टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी, इकोलैब जैसी कंपनी को हम प्लॉट नहीं दे रहे हैं, तो ये 4000 से 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट किसको बांटे जा रहे हैं और क्यों बांटे जा रहे हैं? MIDC ने जैसे ही SEZ कैंसिल हुआ था, उन्होंने वो पूरी जमीन वापस लेना चाहिए था, 110 हेक्टर जमीन। 110 हेक्टर जमीन म्हणजे काय आहे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप लगाएंगे, 1 एकड़ के अंदर 44,000 स्क्वायर फीट, मैं हेक्टर की बात कर रहा हूं। और उसको है तो ओपनली ये एडवर्टाइजमेंट करके अगर ये बोल रहा है कि मैं 700 रुपये स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स से आप आके हमारे पास से प्लॉट लेके जाइए, जो जमीन का एक्चुअल मालिक जो है वो MIDC ही है करके उसमें, तो उसमें कितने करोड़ रुपए का हेर फेर हुआ होगा मुझे आप ये बताइएगा। फिर कहां से हमारे पास इंडस्ट्री आने वाली है? फिर क्यों आपने किसानों को बोले हैं कि भैया हम उद्योग लेके आने वाले हैं यहां पर? अगर आपको SEZ नहीं करना था, आपने SEZ को फौरन कैंसिल करना था, वो जमीन वापस लेना था, इनको बोलना था कि आपने फ्रेश अप्लाई करिएगा, आपको जो भी है तो करने का है करके। लेकिन SEZ कैंसिल होने के बाद भी 2020 तक उनको जमीन और अलॉट की गई। SEZ नहीं आने वाला, लेकिन उन्होंने बोले साहब हमारी 30 हेक्टर चले गई है ना, उसके अंदर वो किसान लोग हैं तो विरोध कर रहे थे करके, तो उनको दूसरे सेक्टर के अंदर 10 हेक्टर जमीन अभी दी गई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन लोग हैं इसके पीछे? ये तो मतलब अगर ईमानदारी के साथ अगर सरकार के अंदर ये है तो ED और CBI तो इनके पीछे लगाना चाहिए। MIDC के बड़े बड़े अधिकारी का इसके अंदर जाना चाहिए। जो मंत्रियों ने ये फैसला लिए है बैठ के, अब ये कैसा फैसला है मुझे ये बताइएगा कि आप GST माफ कर दो। ये कहीं तो हो सकता है कि GST माफ कर दो और मंत्री ने फैसला ले लिया है कि GST माफ कर दिया जाए करके, फिर उसके बाद तुम खरीद सकते हैं। MIDC को कोई रोल नहीं है MIDC का, उन्हें अपनी जागीर समझ के आपके नाम के ऊपर प्लॉट ट्रांसफर कर देंगे। आपको जब बेचना है तो आपको MIDC के पास जाके आपको है तो MIDC की फीस भरना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रांसफर फ्रॉम इंस्पिरा टू एनीबॉडी उसके अंदर किसी को कोई ये नहीं है। ये बाज़ाब्ता एग्रीमेंट इस तरह के साइन किए गए। उसके बाद अब एक नया वो पेपर कहां है अभी, जो ये 8/12/2023 को, भाई प्लॉट काय के लिए है? इंडस्ट्री के लिए है ना। तुमने वहां पे रेसिडेंशियल के लिए मांगे है क्या? नहीं है। तो इसके अंदर रेरा ने इनको है तो एक मीटिंग इसके लिए बुलाया है, इनकी हियरिंग के लिए। डॉक्टर वसंत प्रभु सेक्रेटरी है इसके महारेरा के, इन्होंने बुलाया इंस्पिरा रियलिटी को, और उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमको आके ये बताइएगा कि तुम यहां पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे को क्या क्या परमिशन है। तो महारेरा को उन्होंने लिखित के अंदर दिया, द प्रोमोटर सबमिटेड दैट द लैंड इन क्वेश्चन is an industrial plot meant for industrial use. पार्टी होती यावेळेस वंचित सोबत नाही म्हणून तुम्ही लढायचं रद्द करण्याचं. आता वंचित कोणाच्या सोबत आहे मला माहित नाही. काँग्रेससोबत आहे तो झाले. मला म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या ना, म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या। देखिए एक बात ईमानदारी से कि 2014ला कोणालाही माहीत नाही होतं की इम्तियाज जलील इथे येणार, निवडणूक लढणार आणि ते जिंकणार। 2019मध्ये अनेक मोठे मोठे दिग्गजांनी सांगितलं होतं की शक्यच नाही या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला कोणी पाडू शकेल। हे खरी परिस्थिती होती, हे सगळ्यांना माहीत होतं। तरी सुद्धा नाही, मला तर
भांडण करून, मी फाईट करून हे तिकीट आणलं होतं. आपल्यालाही माहीत असेल त्यावेळी माझ्या पार्टीचे सगळे लोक विरोधात होते की नाही, आपण इथून आपण खासदारकीला निवडून येऊ शकत नाही. हा, आपल्याला माहीत असेल लोकसत्ता प्रामाणिकपणे खरं सांगतो असं म्हणाले होते. पण तुम्हाला वाटलं होतं का की मी जर तिकीट मिळालं तर निवडून येऊ शकतो असं वाटलं होतं? नाही, बघा काय आहे की नाही, तसाही आमच्यावर आरोप की भाजप का मदत करणे का, तर त्यावेळी समजा मी पराभव झालं असतं तर आयुष्यभर माझ्यावर हे ठपका लागलं असतं की हे जिंकणारच नाही होते, उगीच उभे राहिले होते. मग एका मुस्लिम लीडरने तर सांगितलं होतं का माझ्या समोर डील झाली होती, असं काय करतो तुम्ही. तर हे असं सांगणारे खूप सारे लोक होते. पण मला प्रामाणिकपणे माहीत होतं की नाही, यावेळी आपण जिंकून येणार म्हणजे येणार. म्हणून मग मी माझं सगळं करिअर दावला टाकलं होतं. त्यावेळेस जसं वाटलं होतं की 100% निवडून येणार, यावेळेस काय वाटतं? 200%. मग तुम्ही त्यावेळी जे आहे ना, माझा विश्वास जे होता ना ते 100% होतं. यावेळी 200% आहे, वाढला. मुंबईला कसं काय सांगेल? मुंबईला मला चौवीस हवा सोड. नाही, मुंबईच्या बाबतीत मी प्रामाणिकपणे माझा एक हे मत व्यक्त केलं होतं की मुंबई सारख्या इतका मोठ्या ठिकाणी आज जे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, एका काळात मुंबईमध्ये चांगले मुस्लिम लीडर्स होते जे मुस्लिम इश्यूज घेत होते. आता काय झालेलं आहे की अर्धे मुस्लिम लीडर्स जे आहे ना ते इनडायरेक्टली भाजपसोबत गेले. म्हणजे ते डायरेक्टली सांगता येत नाही कारण नाही साहब हम तो इनके साथ गए, अजित दादा के साथ गए, हम तो इनके साथ गए हे करके ते सांगून इनडायरेक्टली भाजपसोबत गेले. आणि अर्धे जे राहिलेले आहे ते उद्धव साहेबकडे गेलेले आहे. मग जेव्हा ते कोणता ते बुलडोझर टाकण्यात आलं होतं मीरा रोडच्या, त्यावेळी कोणीही बोलायला तयार नाही होते. कारण कुणाला, सगळ्यांना माहीत होतं की आपण इधर से उद्धव ठाकरे को नाराज़ नहीं कर सकते, उधर से भाजप वालों को नाराज़ नहीं कर सकते. तर एक मला असं वाटलं की एक खूप मोठा वॅक्यूम झालेला आहे मुंबईसारख्या ठिकाणी. आणि मुंबईची लिडरशिप म्हणजे महाराष्ट्राची लिडरशिप आपण समजू शकेल. पण तिथे आज जी परिस्थिती आहे, मी सांगितलं ओवैसी साहेबांना की साहेब माझ्या प्रामाणिक इच्छा आहे की मला तिथे जाऊन, आणि हे मी गॅरंटी नाही सांगू शकेल. ज्या प्रकारे मी औरंगाबादच्या बाबतीत तुम्हाला हे सांगतो की मी 200% निवडून येणार, मुंबईच्या बाबतीत मी हे सांगणार नाही होतं. पण मी नक्की एक प्रयत्न करणार होतो. एक कोशिश करके देखना चाह रहे थे हम कि हम वहाँ पे है तो हम हमारा झंडा गाड़ सकते हैं क्या करके. जर पक्षप्रमुखांनी जर परवानगी दिली दोन्ही ठिकाणी लढवण्यासाठी नाही, मी इतकं मोदीसारखं मोठं झालं नाही साहेब. 2 ठिकाणी मी एका ठिकाणी. आप लोग लड़ाने वाले देखिए हमारा, मैं जैसा बताया हूँ कि बम्बई में ओवैसी साहब आने वाले हैं और मुंबई में मीटिंग करके हम डिसाइड करने वाले हैं. मुंबई मंडे तक है तो आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम नहीं. अभी तो वाजिद साहब, अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर हमने कभी लड़ने का सोचे नहीं थे कि लोकसभा हम लड़ेंगे करके, वहाँ की सिचुएशन और परिस्थितियाँ ऐसी बदल चुकी है कि हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं, वहाँ पे क्यों नहीं हम लड़ सकते हैं करके. तो ऐसे जितने भी अभी फिलहाल जो यहाँ से कूद रहे हैं, रात में एक पार्टी में रहते, सुबह नींद में से उठे तक पता चलता है कि उन्हें दूसरी पार्टी में चले गया है करके, तो लोग भी है तो बहुत ऊब चुके हैं. ये बात भी है तो आप एक समझ लेना चाहिए कि लोग है तो हर राजनीतिक पार्टी से इतना ऊब चुके हैं. और मुझे इस बात का बहुत डर सता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज इस बार सबसे कम रहने वाला है. उसकी वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि यार मैं किस पे भरोसा करूं, किसको वोट डालूं. मैं जिसको डाल रहा है उन्हें पैसा ले रहा है, जाके दूसरी पार्टी के अंदर बैठ जा रहा है. तर काही नीती मूल्य राहिलेली नाही आहे. म्हणून म्हणजे एक हे सरकारवर आणि लोकांवर एक खूप मोठा एक चॅलेंज असणार आहे की आपण वोटिंग पर्सेंटेज कसा वाढवता येईल करके. ठीक है सर. क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सिंपति पाने के लिए मोदी के खिलाफ विशाल जनमत तैयार कर सकते हैं? देखिए अगर मैदान में उतरेंगे, सिंपैथी का नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी मैदान के अंदर उतरेगा, जो भी है तो मेहनत करेगा. देखिए मैं अगर मेरे बारे में अगर बात करूँ, मैं अगर 5 साल अगर लोगों के बीच में रहता नहीं था, आज 5 साल से लगातार मेरे ऑफिस के ऊपर मैं जनता दरबार भराता हूँ डेली.
तो मेरे को चिंता नहीं है इस बात की कि यार लोग मेरे को वो पूछेंगे कि साहब तुम तो 5 साल के बाद नज़र आ रहे थे हमारे को करके। उसमें अगर जो ज़मीन के ऊपर रहेगा तो लोग यकीनन है तो उसको जो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो लोग साथ देंगे उसमें। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर इंडिया अलायंस में शामिल हो गए हैं। इसका 2000 चुनाव पर क्या असर होगा? नहीं, आप सिर्फ है तो बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों ले रहे हैं कि बाला साहब ने ये बोला था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे करके। कांग्रेस ने हमेशा ये बोली थी कि नहीं हम तो मतलब शिवसेना है तो जातिवादी पार्टी है करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तो हमेशा बोली थी। और इससे बढ़कर क्या चाहिए कि मोदी जी ने खुद देश को बताए थे कि एनसीपी के बारे में नॅचरली करप्ट पार्टी हे मतलब इतकं चांगलं स्लोगन कोणी दिलं देशामध्ये। एनसीपीच्या बाबतीत हे सांगणारे देशाचे व्हेरी क्लीन इमेजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं की नॅचरली करप्ट पार्टी आहे एनसीपी आणि त्याच्यासोबत गठबंधन केलं ना। म्हणजे आज कोणत्याही पक्ष असू द्या कोणालाही किसी का अंदर भी कोई भी राजनीतिक जो वैल्यूज होने चाहिए वो है नहीं इसमें। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में चुनावी जीत की संभावना है, मजबूत इसलिए कमजोर महाविकास आघाड़ी की और इंडिया अलायंस कितनी भी चुनौतियां कर रहे हैं। देखिए मैं जैसा ये कहा है हर कोई दावा करेगा कि हम जीत रहे हैं करके। मोदी जी तो 400 के ऊपर चले गए। मैं तो मोदी जी को ये कर रहा हूँ कि साहब क्यों 400 पे आप 543 सीट्स के ऊपर आप जीत जाइए और देश के अंदर विपक्ष खत्म ही कर दीजिएगा। ड्राइंग रूम में बैठना मोदी जी अमित शाह साहब और बोलना की आज हमने ये देश का कानून बना दिए है करके। तसंही लोकशाही संपलेली आहे, त्यांची दादागिरी आणि हुकुमशाही देशावर लादण्यात आलेली आहे। सभा 5 तारखेला संभाजीनगरला पार पडते। Very good. त्या कारणास्तव सांस्कृतिक मंडळावर ती सभा घेऊन असं पोलिसांचं म्हणणं होतं। मात्र भागवत कराड यांच्या आग्रहाखातर ती सभा तिथंच पार पडते आणि प्रचाराची सभा असलेल्या काय भूमिका आहे? कुठे होणार त्यांची सभा? अरे इतकंसा आहे, इतकासा ग्राउंड आहे उसमें अमित शाह सारखा इतका मोठा नेता येत आहे उसमें। तिथे तर इम्तियाज जलील गेला तर ते ग्राउंड फुल होतं। असं काय करतो तुम्ही? अरे देशाचे नंबर 2 चे नेते आहे, तुम्ही मोठा ग्राउंड घ्या ना उसके ना। इतका ग्राउंड तर इम्तियाज जलील स्वतः भरून टाकेल। तुमच्या इतका मोठ्या नेत्याला इतक्या छोट्या ग्राउंड मध्ये तुम्ही हे करणार असेल तर तुम्हालाही काय कुठेतरी भीती वाटतं की ते ऐकायला लोक येतील का आजच्या परिस्थितीमध्ये? मग घ्या ना, मोठा ग्राउंड का घेत नाही? तुम्हाला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी आणि भाजपचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सभा आहे। अरे कोण आहे पहिले निवडणूक कॅन्डिडेट कोण आहे? मी तर नवीन होर्डिंग्स बघत आहे का बाबा माहीत। आता इतके सारे नवीन दुल्हे तैयार होणार है मार्केट में। तो आइए साहब इलेक्शन में है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, पहले डिक्लेअर तो करो कि किसके हिस्से में जाने वाली है करके। पार्टी कुणाची असणार आहे कॅन्डिडेट नंतर आम्ही तुम्ही पार्टी तर ठरवा की भाजपला मिळणार का। आजच पेपरमध्ये बघितलं मी ते एकनाथ शिंदे साहेबांचे नेते म्हणतात की नाही हमारे पास ही रहने वाली है, दूसरा बोल रहा हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। असं असतं का? संभाजीनगरमधून संदर्भातला तुमचा काही विचार बदललाय काय? त्याच्याबद्दल काय? नाही, सोमवारी आमची मीटिंग आहे। सोमवारी मीटिंग आहे मुंबईला। तिथे ओवेसी साहेब येणार आहे, मी पण जाणार आहे आणि त्या दिवशी आम्ही ठरवणार आहे की काय कुठे जो भी आपण जे शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलप जे केलेलं आहे ते देशामध्ये सगळ्यात चांगला 5 स्टार इंडस्ट्रियल झोन आपण तयार केलेला आहे। मग प्रश्न हे उपस्थित येतं की आपल्याकडे इंडस्ट्री काय येत नाही। जेव्हा आम्ही सखोल चौकशी केली तर आम्हाला निदर्शनास असं आलं की एक अजंता इन्फ्रा नावाची एक कंपनी होती, त्याला SEZ इथे सुरू करायचं होतं आणि त्यांनी सरकारकडून 100 रुपया पर स्क्वेअर फीट प्रमाणे त्यांनी 110 हेक्टर जमीन MIDC कडून घेतली की आम्हाला SEZ एस्टॅब्लिश करायचं आहे, आम्ही इतकं कोटी इन्व्हेस्ट करणार आहे आणि त्याच्यामुळे इतकं सारे हजार लोकांना नोकऱ्या देणार आहे। त्याच्या काही वर्षानंतर त्यांनी ते SEZ कॅन्सल केलं आणि आम्ही एक वेगळा काहीतरी प्रोजेक्ट आणणार आहे
त्याच्यासाठी त्यांनी परमिशन आणली आणि परमिशन दिली कोणी तर त्यावेळचे जे उद्योग मंत्री होते सुभाष देसाई साहेब आणि त्यांची जे गँग होती त्यांनी ते परमिशन त्यांना दिली आणि परमिशन देताना त्यांना हे पण हे दिली की तुम्हाला GST भरण्याची आवश्यकता नाही आहे. तुम्हाला जे जमीन विकायची आहे MIDCची जमीन तुम्ही त्या इन्स्पिरा नावाची कंपनी ज्याचं नावही चेंज करण्यात आलं होतं तर त्याला तुम्ही हे परमिशन ही दिली की तुम्हाला तुमचे प्लॉट्स विकून टाका आणि विकताना हे तुमच्यावर बंधनकारक नाही की तुम्ही MIDCला इन्फॉर्म करा. समजा मी एक प्लॉट घेतलं तर ते डायरेक्टली मला विकू शकतं पण मला ते प्लॉट विकायचं असेल सेकंड पार्टीला तर मला MIDCकडे जावं लागणार. म्हणजे हे स्पेशल ट्रीटमेंट कशामुळे देण्यात आलेली आहे मला असं वाटतं की हजारो कोटींचा हे भ्रष्टाचार असेल आणि ज्या जमिनीमध्ये त्यांनी एक साधी ईंट पण टाकली नाही तिथून समृद्धी गेलं तर समृद्धी जाताना त्यांनी काय केलं की 75% कम्पेन्सेशन ज्या रोडमध्ये आलेला होता कोट्यवधी रुपयांचा होता तर 75% कुणाला तर ते इन्स्पिराची कंपनी आली होती का त्यावेळी नाही फक्त पेपरवर होती तर 75% त्याला आणि 25% MIDCला. तर याच्यामध्ये MIDCचे मोठे अधिकारी MIDCचं पूर्ण बोर्ड त्यावेळचे मंत्री सुभाष देसाई आणि पोटे साहेब हे दोघं आणि त्यावेळचे जे सेक्रेटरी CEO आहे मला एक प्रामाणिकपणे सांगायचे आहे या जिल्ह्यामध्ये 6 मंत्री आहे केंद्रातले आणि राज्याचे त्यांच्यामध्ये प्रामाणिकता असेल तर त्यांनी डायरेक्टली याविषयी EDला किंवा CBIला पत्र पाठवा की आमच्या एरियाचा विकास या कारणाने होत नाही की असे भामटे लोक येऊन आमचे नेते मंडळांनी कशा प्रकारे या जिल्ह्याचा विकास होऊ नये आणि आपल्या खिशामध्ये सगळं पैसे यावं हे सगळे जे निर्णय घेतलेला आहे त्याच्या बाबतीत त्यांनी कृपा करून मराठवाड्याच्या विकासासाठी एक पत्र EDला पाठवा नाहीतर मला हे समजेल की याचा हिस्सा काहीतरी तुम्हाला पण मिळालेला आहे. सर या घोटाळ्यामध्ये कोण कोण सहभागी आहेत कोणाने कोण सोबत आतापर्यंत कितीचा घोटाळा झालेला आहे आणि किती होऊ शकतो नाही मला असं वाटतं की म्हणजे ज्या प्रकारे त्यांनी शहरभर होर्डिंग्स लावलेली आहे की ज्या जमिनीचा त्यांनी MIDCकडून 100 रुपयाच्या रेटप्रमाणे त्यांनी घेतली होती आज ते होर्डिंग्सवर हे टाकत आहे की 700 रुपये ऑनवर्ड्स म्हणजे ते कितपर्यंत ही जाऊ शकेल आणि त्याची जे गुप्तता पाडण्यात येत आहे MIDCकडे काहीही माहिती नाही आहे की किती प्लॉट्स त्यांनी विकलेले आहे नाही विकलेले आहे किती पैशामध्ये विकलेले आहे कारण त्यांनी ते अशीच टाकली होती ॲग्रीमेंट तसंच केलं होतं. तर माझा एक अंदाज हे आहे की ते हजारो कोटी रुपयांचा हे भ्रष्टाचार आहे आणि त्याची चौकशी लोकल लेवलवर न करता आपण ED आणि CBI तसेही आपण ED आणि CBIचा वापर करतच आहे तर या केसमध्येही करा तुम्हाला कळेल की MIDCचे किती मोठे अधिकारी किती मंत्री आणि किती लोकप्रतिनिधी याच्यामध्ये सामील आहे. दुसरा एक विषय तुम्ही बोलताना असं म्हणाले की आता इकडं काय तिकडं अजून काही स्पष्ट झालं नाही ते होताना दिसत नाही जर काही नाही झालं तर तुम्ही काही आव्हान करणार आहेत का ते सोमवारी त्याच्या बाबतीतही आम्ही चर्चा करणार आहे मुंबईमध्ये अवैसी साहेबांच्या सोबत. म्हणजे काय म्हणतो सर त्यावर सुद्धा चर्चा होणार आहे त्यावर हे ती आम्ही सगळं परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स काय असणार आहे किंवा एकता चलोराचं कारण माझे पक्षाचे जे प्रमुख आहे ते येणार आहे ते निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांचं आहे तर त्याच्या बाबतीतही आम्ही चर्चा करणार आहे. धन्यवाद थँक्यू. जो सभा है संस्कृति मंडल पर होने वाली है क्या कहिए बीजेपी की किसको होने वाला है अमित शाह की सभा बीजेपी जो सभा के लिए ग्राउंड सेलेक्ट कर रही है ओके बीजेपी ने जो ग्राउंड सेलेक्ट किया है वो इतना सा ग्राउंड है और अमित शाह जैसा इतना बड़ा उनका 2 नंबर का नेता आ रहा है तो आधा ग्राउंड तो वो बोलेंगे सिक्योरिटी के लिए D बनाना है T बनाना है P बनाना है करके तो आधा ग्राउंड साफ कर डालेंगे. इतनी बड़ा जो ग्राउंड है उसके अंदर तो हमारे डॉक्टर कराड़ साहब ही अकेले खड़े हो गए भाषण देने के लिए तो खचाखच वो ग्राउंड वैसे भी कराड़ साहब को सुनने के लिए भर जाता है करके और तुम्हारे इतने बड़े नेता के लिए तुम्हें तो इतना सा छोटा सा ग्राउंड ले रहे हैं. अगर अमित शाह को वाकई में अगर सुनाना है कि कितना अच्छा देश के लिए वो काम कर रहे हैं करके तो बड़ा ग्राउंड सेलेक्ट करे और वहाँ पे उनकी सभा लेकर के लेकिन उनको मालूम है कि लोग कोई सुनने के लिए आने वाले नहीं है गाड़ियाँ लगाना पड़ेगा पैसे देना पड़ेगा उसके अंदर तो सबसे छोटा ग्राउंड जो है औरंगाबाद शहर का वो सांस्कृतिक मंडल है. अपनी नाक कटना नहीं
अपना फलूदा होना नहीं, अपनी इज्जत का फलूदा होना नहीं। अमित शाह साहब धुलाई करके चले जाएंगे, कितना बड़ा ग्राउंड ले लिए और सुनने के लिए इतने सारे लोग आए, तो सबसे बेहतर यह है कि सबसे छोटा ग्राउंड ले लो और उसके अंदर है तो अपनी सभा करवा दो। सर ये बार आपके सामने ही है, इसके लिए आपने मुंबई जाने का फैसला लिया, ऐसी भी चर्चा है सर मतदान। नहीं साहब, अभी देखिए मुझे खतरों से खेलने का शौक है। मैं 2014 में आके खतरों से खेला था, जीत गया। 2019 के अंदर आया, जब सारी दुनिया कहती थी कि इम्तियाज तो जीत ही नहीं सकता, मैं खतरों से खेला, जीत गया। अब मुझे ऐसा लगा कि बम्बई के अंदर जो मुसलमान लीडर अपने आप को मुसलमानों का वोट लेकर है तो वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं और नेतागिरी के नाम के ऊपर पैर दबाने का काम कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उन लोगों को चुनौती देने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं आता हूँ लड़ने के लिए। लेकिन इसका फैसला जो भी है मेरे शहर की आवाम करेगी और मेरा पार्टी का जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो साहब करेंगे। तो मंडे के दिन मुंबई के अंदर मीटिंग है, उसके अंदर तय हो जाएगा कि इम्तियाज जलील कहाँ से लड़ने वाला है। अगर फैसला हो गया मुंबई का आपका तो औरंगाबाद से कौन उम्मीदवार हो सकता है? थोड़ा सा भी मंडे तक इंतजार कर लीजिएगा, उसके अंदर साहब क्या हुक्म देते हैं करके उसमें अगर उन्होंने हुक्म दे डाले कि जाओ लड़के आओ कहीं से, तो भी उसमें आसाम से लड़के आओ तो अपन आसाम चले जाएंगे उसके अंदर, और फिर यहाँ के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे किसको देना है करके। अभी एक मरतबा फाइनल हो जाने दीजिएगा, इतना इंतजार किया आप लोगों ने मेरे साथ में 48 घंटे और साहब ये वंचित को साथ में लेने की बातचीत कुछ हो रही है हमारे में? हाँ, वंचित को साथ में लेने की बातचीत कुछ हो रही है? देखिए हमारा तो मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर किसी का साथ देना है, किसी का साथ लेना है तो हम उसके लिए तैयार। थँक्यू। मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या पदावर तुम्ही असं म्हणाले की तेवढी गर्दी तर मी करू शकतो आणि वेगळं मैदान घ्यायला पाहिजे। अरे हे जे सांस्कृतिक मंडळ आहे ना, ते कराड साहेब तिथे उभे राहिले ना तर ते ग्राउंड फुल होऊ शकतं। कराड साहेबची इतकी मोठी फॉलोईंग आहे आपल्या शहरामध्ये, तर त्यांनी आपल्या 2 नंबरचे मोठे नेते केंद्रातले येत आहे, त्यांच्यासाठी इतकं लहान तुम्ही ग्राउंड घेणार आहे, ते तसंही फुल होणार आहे ना। कराड साहेब तुम्ही जाऊन सांगा की मी उद्या भाषण करणार आहे, तर बघा ते खचाखच भरून जाईल करके। त्यांनाही माहीत आहे की कोणीही ऐकायला येणार नाही आहे, आता खूप झालेला आहे मोदी शहाचा, म्हणून ते सगळ्यात लहान ग्राउंड कोणता आहे आणि त्याच्यामध्येही मी सांगतो की ते जमिनीवर बसवणार, ते खुर्च्या लावणार आहे, मग डी एक मोठा डी तयार करण्यात येणार आहे कारण सिक्युरिटीचा इश्यू आहे। तसंही ते अर्धा ग्राउंड जे आहे ना ते डीच्या नावाखाली ते तसंही सोडणार आहे, म्हणजे इतकं राहिलेलं आहे ग्राउंड। नाही तर इतक्या ग्राउंड मध्ये तर मी एकटा उभे राहिलो तर ते ग्राउंड फुल करून टाकतो मी। तुम्ही मुंबईतून निवडणूक लढणार असं आता सोमवारी आमची मीटिंग आहे मुंबईमध्ये, ओवैसी साहेब येणार आहे आणि बहुतेक सोमवारपर्यंत याचा निर्णय होणार आहे की मी कुठून लढणार आणि MIM कुठून लढणार। पण तुम्ही असं दावा करताय की मागच्या वेळेस 2019ला मला विश्वास होता 100%, त्यावेळेस 200% असं काय तुम्हाला? असं काही नाही, असंच म्हणाला की मागच्या 2019 मध्ये मला 100% विश्वास होतो, 2024 मध्ये मला 200% विश्वास आहे की मी जिंकणार आहे। पण भाजपनं जोरात तयारी सुरू केली आहे, परवाच गृहमंत्री आणि अरे कृपा करून आता हे तर सांगा की हे सीट कुणाला जाणार आहे, कॅन्डिडेट सोडून द्या, पक्ष कोणाचा आहे। मी तर आज शहरामध्ये नवीन दुले बघायला मिळत आहे, म्हणजे होर्डिंग्स लावलेले आहे, मई अबकी बार मई, म्हणजे कोण आहे। आजच्या पेपरमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांचा जे प्रवक्ता आहे ते म्हणतो की नाही हे सीट आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सोडणार नाही, भाजपवाले बोलतो की नाही आम्ही कामाला लागलेले आहे। तर कमीत कमी पार्टी कोणती असणार आहे हे तर उघडा तुम्ही, कॅन्डिडेट नंतर बोलू आपण कॅन्डिडेटच्या बाबतीत। एक शेवटचं विचारू सर, वंचित जी देखिए औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमने इतना अच्छा और एक सिटी बनाया है, हमने शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्री बनाया है, इसके बावजूद भी बड़े उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। जब इसकी जानकारी हमने हासिल की, पता चला है कि शेंद्रा के अंदर इनके पास जमीन होते हुए भी जमीन नहीं है। तो हम उसकी छानबीन करें तो पता चला कि 2006 के अंदर इन्होंने 110 हेक्टर जमीन जो है वो अजंता इंफ्रा नाम की कंपनी को दिए थे उन्होंने, और उसके अंदर वो एक SEZ लेके आने वाले थे, और उस SEZ के अंदर उन्होंने ये किया था, अजंता प्रोजेक्ट्स को दिए थे, और उन्होंने करोड़
रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है करके। बाद में जब जमीन अलॉट हो गई 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उन्होंने कुछ सालों के बाद कहा कि नहीं हम SEZ नहीं कर रहे हैं, SEZ कैंसिल कर रहे हैं करके। तो नियम के हिसाब से वो जमीन MIDC ने वापस लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा नहीं हमको एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लेके आने के लिए तो गवर्नमेंट को लिखा और वो प्रोजेक्ट उन्होंने उससे सैंक्शन करवा के लिया। और सैंक्शन करवाते वक्त है तो फिर उन्होंने ये किया कि अपना लेटर लिख के दे दिया है कि हम GST नहीं भरेंगे करके। ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर उनको है तो ये सुविधा दी गई कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फी रहेगी वो 44 करोड़ रुपीस थी, तो उन्होंने कहा कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो बोले 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो करके। तो अभी तक उन्होंने है तो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दिए है 11 करोड़ रुपये का, अभी तक है तो बाकी का इंस्टॉलमेंट नहीं भरे है। फिर उन्होंने पूरे शहर के अंदर है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए और वो होर्डिंग्स के अंदर उन्होंने बताया कि हम है तो कितनी जमीन, ये आप एयरपोर्ट के बाहर निकलिए तो आपको ये होर्डिंग नजर आएंगी, जालना रोड के ऊपर है, बहुत सारे शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर ये होर्डिंग है। और इस होर्डिंग के अंदर लिखा है कि हमने ऑलरेडी 1 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन ऑलरेडी बेच चुके हैं। क्या रेट से बेच चुके हैं? तो उन्होंने लिखा है कि प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699 यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम ये प्लॉट बेच रहे हैं। एक प्लॉट कितने का है? तो 4200 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का। और क्या बताया है कि अप्रूव्ड मास्टर प्लान है 232 एकड़ जमीन का। तो सवाल ये पैदा होता है कि जमीन तो MIDC की है, तुम इसकी प्लॉटिंग करके बेचने का अधिकार तुमको कैसे मिला? MIDC को कोई भी आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उस वक्त के जो मंत्री थे सुभाष देसाई साहब, पोटे साहब, MIDC के CEO, चेयरमैन, ये लोगों ने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि तुमको MIDC को बताने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करना, तुमको जितने प्लॉट्स बेचना है बेच देना, तुमको MIDC को कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत। लेकिन अगर मैंने खरीद लिया एक प्लॉट 5000 स्क्वायर फीट का और मुझे बेचना है आगे चलकर, तो मुझे MIDC में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कई हजार करोड़ रुपए का ये घोटाला इसके अंदर सामने आ रहा है। दुर्भाग्यवश टोयोटा कंपनी, एथर कंपनी जो 860 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर करने वाली थी, इकोलैंड नाम की कंपनी, उन्होंने कहा कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो करके, तो वो दे नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमारे पास जमीन तो हमने तो किसी दंगा सेठ को दे के रखे हुए हैं और वो आपकी जमीन बेच रहा है करके। तो ऐसे हालात के अंदर मैं यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, मैंने ये मुद्दा निकाला हूँ। अब अगर आपके अंदर प्रामाणिकता है और मराठवाड़ा का सही मानों में आप विकास करना चाहते हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक पत्र इसके बारे में ED को, CBI को लिखिएगा और उनको बताइएगा कि साहब इसकी इंक्वायरी करिएगा करके। तो आप देखिएगा खुले तौर के ऊपर MIDC के अधिकारी चले जाएंगे, उनके सेक्रेटरी चले जाएंगे, जो मंत्री उस वक्त ये फैसला लिए वो लोग भी अंदर चले जाएंगे करके। तो अगर आपको मराठवाड़ा का विकास चाहिए तो जो 6 मंत्री है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं, अगर तुम्हारे में प्रामाणिकता है तो तुमने इसकी इंक्वायरी करने का पत्र सरकार को भेजे, ED को भेजे, CBI को भेजे, वरना मैं साफ तरीके से ये कहूंगा कि जो पैसा सुभाष देसाई और पोटे ने खाया है इसके अंदर, उसका कुछ हिस्सा आपके पास भी आया है, इसीलिए आप खामोश बैठे हैं। और अगर नहीं है तो आपने लिखना चाहिए। सर रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।